Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to discuss about components of a vector. या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होता है या वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ इस वीडियो में हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था addition of two vector. For example, this is one vector, vector A. This is another vector, vector B. The resultant of these two vector, जब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, जब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो भी आएगा, द रिजल्टेंट इट इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R. और यहाँ पे हमने देखा था कि R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B. अब इन दो वेक्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं, वेक्टर A और वेक्टर B को, तब जाके ये रिजल्टेंट मिल रहा है हमें. ओके, अब इसमें हम उल्टा सोचेंगे कि R का जो भी कंपोनेंट है वो है A और B. सो A इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R, B इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R. तो ऐसे भी हम कह सकते हैं. लेकिन हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए वो अलॉन्ग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त बहुत बार जो भी वेक्टर दिया है उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ता है अलॉन्ग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. तो हम इन कंपोनेंट के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, हम ऐसे दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट अस कंसिडर दैट दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस. ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक वेक्टर दिया है लाइक दिस वन. दिस इज द गिवन वेक्टर. इस वेक्टर को हम नाम दे देंगे दिस इज द वेक्टर R. अब इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस, इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस, वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो अलोंग दिस टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है. जब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, तो हमें इस वेक्टर के कंपोनेंट्स मिलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. तो वो कंपोनेंट्स कैसे मिलेंगे देखिए. अगर हम एक ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट करते हैं तो उस लाइट को जब हम ऑन करेंगे तो इस वेक्टर R का जो भी प्रोजेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो प्रोजेक्शन हमें यहां तक दिखेगा. ओके, यहां तक दिखेगा. सो यहां से लेके यहां तक इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें दिखेगा जब हम ऊपर से लाइट को थ्रो करेंगे तो. ओके, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है. तो यहां से लेके यहां तक का जो भी लेंथ है, सो दिस इज कॉल्ड एज एन कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और उसको हम फिलहाल के लिए आर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. तो आर एक्स इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस. उसी तरह अगर हम इस वेक्टर को अलॉन्ग वाई डायरेक्शन रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें वैसे ही इस डायरेक्शन में एक लाइट को थ्रो करना है, जैसे कि वहां पे आपको दिख रहा है. जब हम उसको लाइट को थ्रो करेंगे तो इस वेक्टर का जो भी शैडो यहाँ पे आएगा, इसका प्रोजेक्शन जो भी आएगा, सो इट इज लाइक दिस वन. तो यहां तक आना चाहिए. ओके, तो यहां तक उसका प्रोजेक्शन आ रहा है. तो अलोंग वाई एक्सिस यहां से लेके यहां तक जो भी कंपोनेंट मिलेगा इस वेक्टर का, उसको हम नाम देंगे आर वाई. सो आर वाई इज अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. Rx is a component of given vector along x axis. ओके, तो यहाँ पे और कुछ चीजें हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. लेट अस इमेजिन दैट स्मॉल आई कैप या स्मॉल आई इज अ यूनिट वेक्टर along x axis, स्मॉल j इज अ यूनिट वेक्टर along the y axis. उसी तरह आगे जाके हम यूज करेंगे स्मॉल k इज अ यूनिट वेक्टर along z axis.
Okay, so this is a unit vector along x-axis, this is a unit vector along y-axis and this is a unit vector along z-axis. तो ये तीनों जो भी वेक्टर्स है, these are the unit vectors. They have मैग्नीट्यूड उनका एक यूनिट होता है और वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो भी के है स्मॉल के, ये जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इनके सभी के मैग्नीट्यूड जो भी है वो 1 यूनिट होंगे. सो दिस 3 यूनिट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ये जो भी वेक्टर है यूनिट वेक्टर और जे वेक्टर, ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर है. देयरफॉर दिस टू वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. उसी तरह जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, ये दोनों भी एक में को परपेंडिकुलर है. मींस ये तीनों वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है. दीज आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. तो इनमें से फिलहाल के लिए हम दो का यूज करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. सो आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. तो अब देखिए, यहां से लेके यहां तक का लेंथ हमें पता चल चुका है, इट इज इक्वल टू आर एक्स. लेकिन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आई से. सो ये कंप्लीट अब हो गया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सो दिस इज अ कंप्लीट वेक्टर. सो यहां से लेके यहां तक का जो भी वेक्टर है, सो दिस इज नथिंग बट द आर एक्स आई. उसी तरह अलोंग वाई एक्सिस, तो यहां पे आर सफिक्स वाई, दिस इज नथिंग बट द लेंथ, यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक का लेंथ होगा जो कि इसका प्रोजेक्शन है. और दिस जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. सो दिस इज अनदर वेक्टर. तो अब हम इस वेक्टर को ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दो वेक्टर का एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है. इन दो वेक्टर्स का एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है. सो वी कैन राइट हियर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. ओके, सो वेक्टर आर जो भी है, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. इन दोनों का एडिशन, वन वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस. इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी है वो आर है. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आर एक्स is a component of the given vector along x-axis, ry is a component of the given vector along y-axis. So in this way. अब यहाँ पे वेक्टर r को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? सो आर एक्स मैग्नीट्यूड है तो उसका स्क्वायर, सो आर एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वो है आर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ आर एक्स आर वाई इंटू कॉस ऑफ दिस टू वेक्टर्स, यानी आर एक्स आई और आर वाई जे. इन दो वेक्टर में का एंगल कितना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0. तो ये टर्म 0 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे इतना टर्म बचेगा. सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. What is Rx? It is a magnitude along x-axis. It is this Ry is a magnitude along y-axis. So Rx square plus Ry square. ये होगा एक फॉर्मूला. ओके, सो Rx और Ry ये कंपोनेंट्स है गिवन वेक्टर्स के. अगर वेक्टर के टर्म्स में बात करना चाहते हैं तो Rx I ये कंपोनेंट है ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग x एक्सिस. Ry j इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर अलोंग y एक्सिस. Okay, so this is about the how we can get the components of the given vector. अब यहाँ पे आपको Rx की वैल्यू फाइंड आउट करना है या Ry की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो और एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है. दैट इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द, जो भी वेक्टर है इस वेक्टर ने अलोंग एक्स एक्सिस कितना एंगल किया है. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस एंगल इज अ थीटा. अगर ये एंगल दिया है आपको
तो अब हम आर एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आर वाई वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इस ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं कॉस ऑफ थीटा, सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, ये थीटा है, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दिस इज द अपोजिट साइड और दिस इज द एडजेसेंट साइड। ओके, सो कॉस ऑफ थीटा इज नथिंग बट द एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड का लेंथ कितना है, आर एक्स है, हाइपोटेन्यूस का लेंथ कितना है, इट इज द आर, सो देयरफॉर आर एक्स अपॉन आर, so therefore on the basis of this one we can write here rx is equals to r cos theta। ओके, rx is equals to r cos theta। जब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग x एक्सिस, तो जिस वेक्टर ने एंगल कितना किया है अलोंग x एक्सिस, उसने थीटा किया था। जब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग x एक्सिस, तो उसका कंपोनेंट कितना आ रहा है, सो इट इज इक्वल्स टू r cos थीटा। तो यहाँ पे rx की जगह पे हम r cos थीटा लिख सकते जो कि आर एक्स की वैल्यू है। ओके, अब उसी तरह अगर मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस रिजॉल्व करता हूं और ये कंसिडर करके और ये एंगल 90 माइनस थीटा कंसिडर करके अगर इसको सॉल्व करता हूं, तो इस साइड अलॉन्ग वाई एक्सिस जो भी कंपोनेंट आएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो यहां से लेके यहां तक का जो भी लेंथ है उसका वैल्यू कितना आएगा, आर साइन थीटा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, ओके, और जो भी एंगल दिया है अलोंग दैट वन, जिस डायरेक्शन में एंगल दिया है अलोंग दैट डायरेक्शन, तो उसका कंपोनेंट कितना बनेगा, आर कॉस थीटा, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना बनेगा, आर साइन थीटा। ओके, सो अब इसके बेसिस पे हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर आर को। सो वेक्टर आर in terms of this component, vector r को लिख सकते हैं, this is equals to r cos theta I plus r sin theta j। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। हम ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अलोंग द टू डायरेक्शनल, ओके, टू डायमेंशन में हम डिस्कस करें अलोंग एक्स वाई प्लेन में। ओके, अब कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल इस डायरेक्शन में दिया है, जो भी वेक्टर है उसका एंगल इस डायरेक्शन में दिया है, इस डायरेक्शन में हम अल्फा कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए अगर गिवन वेक्टर ने अलोंग वाई एक्सिस कुछ एंगल किया है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना बनना चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में उसने एंगल बनाया है उस डायरेक्शन में कॉस बनेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन बनेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अगर इस वेक्टर ने अलोंग वाई एक्सिस अल्फा इतना एंगल किया है, तो इस वेक्टर का जो भी रिजोल्यूशन होगा आफ्टर रिजोल्यूशन, इसका कंपोनेंट कितना बनना चाहिए, अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पे आर कॉस अल्फा अलोंग वाई एक्सिस आएगा और अलोंग एक्स एक्सिस कितना आना चाहिए, आर साइन ऑफ अल्फा। देखिए थीटा हमने कंसिडर किया था अलोंग एक्स एक्सिस और गिवन वेक्टर ने अलोंग एक्स एक्सिस इतना एंगल किया था थीटा, तो उस वक्त ये दो कंपोनेंट्स आए थे। जब एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिया है तो उस वक्त ये दो कंपोनेंट्स आएंगे। तो जिस डायरेक्शन में उसने एंगल किया है उस डायरेक्शन में कॉस का कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट आएगा। तो इतना आपको याद रखना है। सो इन टर्म्स ऑफ अल्फा अगर लिखना है हमें, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फा आई प्लस आर कॉस ऑफ अल्फा जे इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, तो थीटा किसके साथ एंगल किया वो यहां पे ध्यान से देखिएगा, अल्फा किसके साथ एंगल किया वो भी हमने यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन रिजॉल्व द गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब कभी कभी हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसे हो, वेक्टर ऐसे दिया है और एक एक्सिस ऐसा है और दूसरा एक्सिस इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा है। तो अब यहां पे दिस इज अ गिवन वेक्टर, तो नो डाउट कि हमेशा एक्स एक्सिस ऐसे ही कंसिडर करना चाहिए, नॉट नेसेसरी। अगर आप इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमें वाई एक्सिस कंसिडर करना है, ताकि इन दोनों में एंगल जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस, हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो अगर आर ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस
अगर ये एंगल किया है उसने थीटा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा अलोंग एक्स एक्सिस इस वेक्टर का, इट्स आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आना चाहिए, आर साइन थीटा. So in this way we can resolve any vector along these two perpendicular direction. किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिवन वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हमें उस वेक्टर के बारे में पता है और उसने कितना एंगल किया है वो अगर पता है तो. ओके, ये जो भी डिस्कशन था ये 2 डायमेंशनल में था, यानी एक्स वाई प्लेन में था. अगर हम 3 डायमेंशन कंसिडर करते हैं, अगर हम 3 डायमेंशन कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर दैट द सिचुएशन ऑफ 3D. जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे आपको एक वेक्टर दिख रहा है, वेक्टर R, जिसने अलोंग एक्स एक्सिस अल्फा इतना एंगल किया है, अलोंग वाई एक्सिस बीटा इतना एंगल किया है, और अलोंग जेड एक्सिस उसने गामा इतना एंगल किया है. ओके, सो अल्फा, beta and gamma. So this is the angle made by the given vector along x-axis, along x-axis, along y-axis उसने कितना एंगल किया उस given vector ने, बीटा इतना, along z-axis उसने कितना एंगल किया है, gamma. So along z-axis इतना किया. जैसे कि हमें पता है I is a unit vector along x-axis, J is a unit vector along y-axis and K is a unit vector along z-axis. So यहां पे जो भी वेक्टर दिया है, अगर उस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ओके, तो उस वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, वेयर आर एक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आर वाई इज अ component of the given vector along z axis, this rz is a component of the given vector along z axis, ये along y axis है और along x axis है. अब जो भी यहाँ पे दिया है उसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि cos of alpha is equals to rx upon r, okay, cos of beta is equals to ry upon r, cos of gamma is equals to rz upon r. So this cos alpha, cos beta and cos gamma, these are called as an direction cosines. Okay, these are called as an डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ R. तो गिवन वेक्टर जो भी R है उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये cos अल्फा है, cos बीटा है और cos गामा है. ओके, अब Rx इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर R cos अल्फा, Ry इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर R cos बीटा, और Rz इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर R इंटू cos ऑफ गामा. तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं. सो दिस वेक्टर R कैन बी रिटन एज हियर, सो R cos of alpha I plus R cos of beta j plus R into cos of gamma k. तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं. ओके, सो in this equation always remember that what is alpha, it is alpha is the angle made by the given vector. जो भी वेक्टर दिया है उस वेक्टर ने along x axis उसने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस उसका एंगल है. गिवन वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कितना है, बीटा. गिवन वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस कितना है, गामा. और आई जे के हम ये यूनिट वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर R. तो इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस. और इसके बेसिस पे आपको इतना पता चल चुका है कि किसी भी वेक्टर को हम 2 डायमेंशन में रिजॉल्व कर सकते हैं या 3 डायमेंशन में रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके, जब 2 डायमेंशन में रिजॉल्व कर रहे हैं, अगर एक ही एंगल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो उसके बेसिस पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन इस केस में स्पेशली 3D में
उस वेक्टर ने तीनों के साथ कितना एंगल किया वो दिया था, इसलिए वो कॉस के टर्म आ गए, यहाँ पे साइन का टर्म नहीं आएगा. सो दीज आर कॉल्ड एज एन कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा आर कॉल्ड एज एन डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर आर. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, इट्स अ पोजीशन वेक्टर. बहुत बार यूज होता है पोजीशन वेक्टर. जब हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ओके, मैग्नेटोस्टैटिक्स में या ग्रेविटेशन में बहुत बार पोजीशन वेक्टर ये वर्ड यूज होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर? लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 डायमेंशनल. This is the x-axis, this one is the y-axis. Okay, अब इस प्लेन में एक पार्टिकल दिया है जो कि यहाँ पे है, या एक पॉइंट दिया है जो कि यहाँ पे है. ओके, और इस पॉइंट के या इस पार्टिकल जो इस पॉइंट पे रख दिया हमने, जिसको हम P नाम दे देंगे, और उसके कोऑर्डिनेट्स है इट्स x एंड y. X and Y are the coordinates of this particle where we kept particle, जहां पे हमने पार्टिकल को रख दिया है. सो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स है X एंड Y. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर? जो उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, ऐसा एक वेक्टर हमें ड्रॉ करना है जो उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सके, उसका पोजीशन फाइंड आउट कर सके. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहां से ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस वन. ओके, सो दिस लाइन रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल. सो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो भी है, सो ये लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस ओरिजिन एंड एंडेड एट दैट पॉइंट. सो डायरेक्शन इज लाइक दिस वन, एंड इस डायरेक्शन में वो पार्टिकल है जो वो P पॉइंट पे रख दिया हमने, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x एंड y. अब ये जो भी पोजीशन वेक्टर है, सो दिस पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय P बार. सो P बार क्या होना चाहिए? सो P बार इज इक्वल्स टू, देखिए यहां से लेके अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है वो ऑलरेडी दिया है, x कोऑर्डिनेट. सो यहां से लेके यहां तक का जो भी लेंथ है इट इज इक्वल्स टू x. यहां से लेके यहां तक का जो भी लेंथ है, ओके, यहां से लेके यहां तक का, दिस इज इक्वल्स टू y. सो along x axis यूनिट वेक्टर क्या है, I. along y axis यूनिट वेक्टर क्या है, j. so therefore this position vector can be expressed in terms of these two vectors. तो xi plus yj. तो this is nothing but the position vector which represent the position of that particle which is kept at a point P. जो P पॉइंट पे पार्टिकल रख दिया, उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, तो वो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर. सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल. अब हो सकता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो पार्टिकल कहीं मूव हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. अगर वो पार्टिकल मूव होता है लाइक दिस वन, ये पार्टिकल कुछ इंस्टेंट बाद अगर आपको यहाँ पे दिखता है, जो पार्टिकल पहले पॉइंट P पे था, वो अगर कुछ देर बाद विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो यहाँ पे आता है तो पोजीशन वेक्टर उसका चेंज हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर उसका चेंज होके यहाँ पे आएगा. ओके, सो नया जो भी पोजीशन वेक्टर है जिसको हम P डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस शुड बी इक्वल्स टू, नाउ दिस पॉइंट हैव न्यू कोऑर्डिनेट्स, सो दिस इज द x डैश एंड y डैश. तो यहाँ पे एक नया पोजीशन वेक्टर आएगा उस पार्टिकल का आफ्टर टाइम t. सो दैट इज नथिंग बट द x डैश i प्लस y डैश j. सो पहले पोजीशन वेक्टर ये था उसका, अब पोजीशन वेक्टर उसका ये है. यानी उस पार्टिकल का मोशन स्टडी करने के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत होता है जो उस पार्टिकल का पोजीशन हमें बता सके. ओके, और वो पोजीशन जो भी है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा. तो पहले पोजीशन वेक्टर ये था, अब पोजीशन वेक्टर ये है. सिंपली अगर उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स मान के चलिए, किसी
पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स दिए है विच इज इक्वल टू 4 एंड 3, उस पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 3, तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू 4i एंड 4i plus 3j. So in this way we can write this vector. Okay, so this is the position vector. अब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या होगा, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? दिस इज अ वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, इन दोनों को हमने वेक्टर सम लिया है, दिस इज द रिजल्टेंट. अब रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हम सिंपल फॉर्मूला से यूज करेंगे, जबकि यहाँ पे और इजी होगा क्योंकि इन दोनों वेक्टर में यानी 4i और 3j में जो भी एंगल है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिंपली p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, सो वो होगा 4 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, तो जो भी j का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर. So this p is equals to under root of 16 plus 9, तो p is equals to under root of 25 which is equals to 5 units. ओके, तो जो भी यूनिट यहाँ पे स्पेसिफाई किया 5 यूनिट इतना वैल्यू आ गया है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर उसके कोऑर्डिनेट पता है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. लेंथ ऑफ दिस पॉइंट p हम फाइंड आउट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विच इज नथिंग बट द दिस वन. सो इन दिस वे, तो अब यहां पे हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन लोकेट कर सकते हैं. कैसे? अगर एक इक्वेशन दिया है, मान के चलिए दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस. अब ये जो भी प्लेन है इसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेंगे. सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द ओरिजिन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this one is the second, this one is the third and this one is the fourth. Okay, so ये जो भी है this is the negative x axis, this one is the negative y axis, this one is the positive x axis, this one is the positive y axis. Okay, अब एक वेक्टर आपको ऐसा दिया है, मान के चलिए कि the vector a is equals to 4i minus 3j. ओके, वेक्टर दिया है विच इज इक्वल टू 4i माइनस 3j. अगर आपको कोई पूछता है कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में आएगा, ओके, तो देखिए 4i माइनस 3j, 4i माइनस 3j, 4i, ओके, सो 1 2 3 4, ओके, उसके बाद -1 -2 -3. तो अलॉन्ग ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. 4i, व्हाट इज i? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और उसका कोएफिशिएंट कितना है? 4 है. तो ये वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, दिस इज अ 4i, दिस इज अ 4i. ओके, माइनस 3j, माइनस j रिप्रेजेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन. Okay, negative y direction, whereas j represent positive y axis. तो minus j represent the negative y axis towards this one और magnitude कितना उसका 3. So 1 2 3 and -1 -2 -3 in this way. So 3. So this is nothing but the -3j. -3j इतना आ गया. अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? तो रिजल्टेंट यहां पे आएगा. सो रिजल्टेंट जो भी आएगा इट इज लाइक दिस वन. सो दिस इज वेक्टर ए. सो ये जो भी है दिस इज द वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू 4i माइनस 3j. अगर मैं ये पूछता हूं, अभी ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया. अगर एक वेक्टर आपको ऐसा दिया है बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 4i माइनस 4i माइनस 3j. अब बताइए ये वेक्टर -4i माइनस 3j ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए इस प्लेन में? अगर आप देखते हो तो -4i माइनस 3j ये भी नेगेटिव y x डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है. तो नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन. सो 1 2 3 4. सो दिस इज अ -4i, दिस इज अ
3j, ओके, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज दैट वेक्टर b. सो ये b वेक्टर है, ओके, दिस इज अ b वेक्टर विच इज इक्वल टू -4i -3j. यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. ये कौन से क्वाड्रेंट में आया था? फोर्थ क्वाड्रेंट में आया था. अगर कोई वेक्टर लाइक दिस वन है, सो c वेक्टर इज इक्वल टू 4i + 4j. तो ऑब्वियसली ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में आना चाहिए. अगर कोई वेक्टर है d वेक्टर इज इक्वल टू -4i + 3j. -4i + 3j. इतना याद रखिएगा, हम वैल्यूज नियर अबाउट वही ले रहे हैं, सभी वैल्यूज में वही ले रहा हूं, लेकिन सिर्फ माइनस या प्लस चेंज हो रहा है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो रहा है. ओके, यानी हर इक्वेशन में जो भी वैल्यूज है उनके बेसिस पे उस वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है. जैसे कि डी वेक्टर -4i + 3j, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए इन दिस डायरेक्शन. ओके, -4 + 3j in this way. So this should be in a second quadrant. So in this way we can represent the position of any vector. किसी भी वेक्टर का पोजीशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से. ओके, उम्मीद करता हूं कि पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है. बहुत इजी है. अब इसके बेसिस पे हम डिस्कस कर क्वाड्रेंट कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम इमेजिन पे कर सकते हैं. अब थोड़ा सोचिए, एक वेक्टर दिया है आपको जो कि फर्स्ट वेक्टर था, उसी को कंसिडर कर लेते हैं हम. सो दिस वेक्टर a इज इक्वल्स टू 4i - 3j. अब यहां से लेके यहां तक तो वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज द वेक्टर a. अब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल्स टू √ i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू √ 16 + 9 25 which is equals to 5. So this is the magnitude of the given vector. Okay, this is the magnitude of the given vector. ये था डिस्कशन 2 डायमेंशनल के लिए. अगर ऐसे ही हम 3 डायमेंशन में इमेजिन करते हैं तो जैसे यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हुए हैं, वैसे स्पेस में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे टोटल 8 क्वाड्रेंट हो गए. ओके, 8 अलग अलग क्वाड्रेंट होंगे. तो देखिए कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइक दिस वन. ओके, तो x y z जो भी प्लेन एक्सिस है, ओके, तो वो जो भी कवर कर रहा है, सो दिस इज नथिंग बट द एक प्लेन होगा जिसको हम नाम देंगे 1, उसके पीछे का 2, उसके पीछे का इस साइड का 3, आगे का 4. अब 1 के नीचे का जो भी है उसको 5 कंसिडर करेंगे, उसके पीछे का 6, 7 और 8 इन दिस वे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि एक वेक्टर दिया है वेक्टर r विच इज इक्वल्स टू 3i + 4j + 5k, ये वेक्टर कौन से इसमें आ रहा है? द आंसर इज दैट फर्स्ट इसमें आएगा. ओके, फर्स्ट इसमें आएगा. देखिए 3i + 4j + 5k, ये तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है. तीनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पहले इसमें आना चाहिए. वहां पे टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं? ऐसे 8 है. ओके, दे आर नॉट क्वाड्रेंट एक्चुअली, 8 टोटल स्पेस हमें दिख रहा है अलग अलग इसमें. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द किसी भी वेक्टर को हम अब उसका पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो भी पोजीशन हम लिख रहे हैं दिस इज इन अ 3 डायमेंशनल. ओके, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस. इसी तरह अगर कोई वेक्टर दिया है p तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं -3i + 4j + 5k. इसका भी आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. आप इमेजिन करके देखिए कि वो किस में आएगा. अगर q वेक्टर है दिस इज इक्वल टू -3i - 3j - 3k, तो ये किस में आएगा वो भी देखिएगा. ओके, इन दिस वे. सो अब इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं और वो उस वेक्टर को हम इमेजिन भी कर सकते हैं. जिन स्टूडेंट का इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है वो अगर वेक्टर्स को इमेजिन कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होगा फिजिक्स स्टडी करना. ओके, तो आपको वेक्टर्स का एनालिसिस करता आना चाहिए, वेक्टर्स को समझना चाहिए और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते आना चाहिए.
ओके, बहुत इजी है, थोड़ा सोच के देखिए कि ये किस में आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, अगर 3 डायमेंशन में इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अगर कोई वेक्टर को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, फॉर एग्जांपल दिस वन, वेक्टर r इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब इस वेक्टर को अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो सिंपल मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम ले लेते हैं। सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50 होगा। दिस इज इक्वल्स टू 5 रूट 2। सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। सो r इज इक्वल्स टू 5 रूट 2, इतना वैल्यू उसका आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इन 3 डायमेंशनल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसका बहुत बार यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। What is the meaning of displacement vector? Now imagine that this is a y-axis, this one is a x-axis and this one is a z-axis. Okay, ये x-axis है, y-axis है और ये z-axis है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल दिया है जो कि पॉइंट P पे है। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट P1, पार्टिकल यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1. These are the coordinates of the point P1 where particle is kept. ओके, सो यहाँ पे हमने पार्टिकल को रख दिया था। अब क्या हो रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये पार्टिकल मूव हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, नए पॉइंट पे वो पार्टिकल आ गया है। अब नए पॉइंट पे जो भी पार्टिकल आया है उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम P2, और ये जो भी P2 है, दिस P2, और ये जो भी P2 है इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड z2। पहले पार्टिकल कहाँ पे था? पॉइंट P1 पे था। कुछ देर बाद पार्टिकल कहाँ पे आ गया? पॉइंट P2 पे आ गया। तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले जहाँ पे पार्टिकल था उसका पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज दिस वन, तो दिस इज अ P1 वेक्टर कंसिडर करेंगे। फाइनल पोजीशन वेक्टर इज दिस P2, so this is the final position vector. Okay, this is the initial position vector, this is the final position vector. अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम P1 टू P2, सो पार्टिकल यहां से यहां तक मूव हुआ है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन कोऑर्डिनेट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू कितना होगा वो हम d बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे, सो दिस इज अ वन वेक्टर एंड दिस इज अ अनदर वेक्टर। अगर ये दो वेक्टर्स को आप देखते हो, ओके, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, या आप ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हो। ट्रायंगल लॉ बहुत इजी होगा। यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से दिस टू वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर, P1 एंड D। ये दो वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में हैं और ये वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हैं। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ वी कैन राइट हियर P1 प्लस D वेक्टर इज इक्वल्स टू P2 वेक्टर, लिख सकते हैं। ओके, सो P2 वेक्टर, सॉरी D वेक्टर हमें चाहिए, सो D वेक्टर इज इक्वल्स टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। सो अब P2 वेक्टर का वैल्यू पता है हमें, P1 वेक्टर की वैल्यू पता है। सो P2 वेक्टर क्या आता है बेटा? P2 वेक्टर है इट इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। P1 वेक्टर क्या है? सो P1 वेक्टर है इट इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k।
ओके, तो अब P2 में से P1 को माइनस करना है। P2 में से P1 को माइनस कर दिया तो देखिए सब्ट्रैक्ट जब करेंगे हम, सो दिस इज अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज आल्सो द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों वेक्टर में एंगल 0 है तो सिंपली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिंपली उसी तरह ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो देयरफॉर डी वेक्टर हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 minus z1 into k. So this is nothing but the displacement vector. So इस displacement vector की वैल्यू हमें पता चल चुका है। So P2 minus P1 हमें करना होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक एग्जांपल ले लेते हैं फास्ट ट्रैक में। सो देखिए एग्जांपल कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 3, 4, 5 और इसके कंसिडर करेंगे 5, 3 और 7। ओके, सो 3 डायमेंशन में थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, मैं यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकता हूँ। P1 वेक्टर क्या होगा? P1 वेक्टर होगा इट इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। P2 वेक्टर क्या होगा? तो P2 वेक्टर होगा 5i प्लस 3j प्लस 7k। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं। 5 माइनस 3 2i प्लस 3 माइनस 4 सो माइनस ऑफ j प्लस 7 माइनस 5 2k। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, 2i माइनस j प्लस 2k। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है, यहां से ले यहां तक लेंथ फाइंड आउट करना है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेंथ, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो सिंपली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4। सो दिस इज द 4 प्लस 4 प्लस 1। सो d इज इक्वल्स टू 9 और अंडर रूट ऑफ 9 होगा 3। सो दिस इज नथिंग बट द 3 यूनिट। ओके, इतना उसका मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। सो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो हमने देखा है। और 3 डायमेंशंस में किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हमने देखा है पोजीशन वेक्टर का यूज करके। और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो स्पेशली अब तक के जो 3 वीडियोस आए थे उनके ऊपर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।